वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला जो लेक्चर है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर वन। आइए देखते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमें देखना है एटम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एटम के बारे में कई साइंटिस्टों ने अपने अपने व्यूज़ को दिया था, और इनमें से जो सबसे पहला जो एटम के बारे में बताया गया था, जिस साइंटिस्ट ने बताया था एटम के बारे में, वो है डाल्टन्स। ठीक है, तो देखो डाल्टन्स जो हैं 1808 में 1808 ईस्वी में उन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया था। अब ये क्या बताया था? तो देखो एटम के बारे में इन्होंने कहा था कि जो एटम होता है, ठीक है, ये जो एटम होता है ये एटम आपका इनडिविजिबल होता है। ठीक है, एटम क्या होता है? तो एटम इनडिविजिबल होता है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी मैटर का एटम ही होता है। यानी एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। आप कोई भी मैटर ले लो, एनी मैटर, पूरी यूनिवर्स जिस चीज़ से बनी है वो आपका एटम होता है। एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, ये कहना था डाल्टन का। ठीक है, एटम्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का एटम्स ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। डिस्ट्रॉयड, आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ना उसको आप क्रिएट कर सकते हो। एटम्स जो होते हैं वो सभी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, और वो सबसे छोटे यूनिट होते हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। सभी एलिमेंट के जितने भी, याद रखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो सारे के सारे एटम्स होंगे। फिर एटम के बारे में बताया था उन्होंने कि जो एटम होता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, याद रखिएगा, सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, देखो किसी भी सेम एलिमेंट के अंदर, कोई भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो हर रेस्पेक्ट से वो सेम ही होंगे, यानी एक जैसे एटम्स ही होंगे। कहीं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था, ना वहाँ पे कोई आइसोटोप की बात की गई थी। ठीक है, कि कोई भी सेम एलिमेंट के सारे एटम्स अलग होंगे, लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। याद रखिएगा ये भी। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था कि जो एटम होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, तो जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उन सभी में एटम्स भी डिफरेंट होंगे, उनका नेचर भी अलग अलग होगा। तो सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे। फिर उन्होंने एटम के बारे में कुछ और बातें बताई थी। एटम के बारे में कुछ और भी बातों को बताया था कि एटम जो होता है, देखो, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, किसी भी मैटर का। विच ओनली, यहाँ पे मैं ओनली लिख रहा हूँ, विच ओनली इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, ये सिर्फ एटम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो H2 + Cl2, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि H2 आपका मॉलिक्यूल है, Cl2 भी आपका मॉलिक्यूल है। ये दोनों कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl आपका फॉर्म कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे H2 और Cl2 जो होता है,
ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं, पहले ये एटम में टूटता है और वो एटम आपस में इंटरचेंज हो जाता है और HCl का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है मॉलिक्यूल, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शंस में इन्वॉल्व कौन होता है? एटम्स होता है। तो उन्होंने ये बात कंसिडर किया था कि एटम्स ही केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो एटम होता है, देखो कहा था कि जो एटम होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन in a fixed ratio to form compound। क्या फॉर्म करेंगे? टू फॉर्म कंपाउंड। यानी कि जो भी एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, जैसे आपको सपोज करो आपको फॉर्म करना है वाटर, ठीक है, वाटर फॉर्म करना है, तो वाटर के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन का होता है और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। तो अगर हम इनके रेशियोज को देखें, इनके मासेस के रेशियो को देखें, तो हाइड्रोजन का जो मास होगा, 2 हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए मास हमारा हो गया 2, ठीक है, 2 ग्राम में आप ले सकते हो। और ऑक्सीजन का जो मास हो गया वो 2:16 हो गया। इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखिएगा तो 1:8 हो जाता है। कहने का मतलब है कि 1:8 के रेशियो में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि ये एटम्स होते हैं जिनका अलग अलग रेशियो होता है, वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल का या किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा NH3 का। देखिए अमोनिया के केस में क्या होगा कि अमोनिया के केस में नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 3, यानी कि 14:3 के रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से H2O2 देख लो, H2O2 का केस देख लो, हाइड्रोजन का 2 हो गया एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 32 हो जाता है, यानी कि 1:16 का रेशियो यहाँ पे आपको मिलता है। यानी कि H2O2 को बनाने के लिए 1:16 का रेशियो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर जो डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है, और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करके वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें डाल्टन्स ने कही थी उस समय, और एटम्स के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां भी की थी। एटम्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल उन्होंने नहीं बताया था। तो जैसे जो डिमेरिट था डाल्टन्स का, डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें उन्होंने क्या कहा था? देखो एक्चुअली में क्या था कि सिर्फ डाल्टन ने ये कहा था कि एटम्स के आपस में कम्बिनेशन करने से किसी कंपाउंड का या किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा ये नहीं बताया था कि आखिर ये मॉलिक्यूल क्यों बनता है, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। तो सबसे पहला था कि वाई एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड, टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। आखिर ये क्यों करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड का फॉर्मेशन ये क्यों करते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। वाई डू एटम कंबाइन, यानी कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं आपस में, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की थी, ठीक है। देखो इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी तो किया था, केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को नहीं बताया। यानी ही एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को इन्होंने बता दिया था, ठीक है, कॉम्बिनेशंस जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल बताया, बहुत ही अच्छे से समझाया। लेकिन गैसेस वॉल्यूम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, यानी जो गेलुजाक लॉ है उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। यानी कि he didn't explain the law of
गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। उन्होंने गैसियस वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो उनका डिमेरिट था कि उन्होंने ये नहीं बताया था इट फेल्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फोर्स, है ना, ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ फोर्स कौन सा काम यहाँ पे करता है, नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। नेचर ऑफ फोर्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस फोर्सेस की मदद से होता है, उनके अंदर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ फोर्स that binds atom together in a molecule or a compound, ठीक है। तो इसे समझिएगा, इन्होंने वो ड्राइविंग फोर्स के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि आखिर ऐसे कौन से फोर्सेस हैं के अंदर लगता है और वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उन्होंने उस फोर्स के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये सारे आपके डिमेरिट्स हैं जो डाल्टन्स ने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ही डिडंट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। नेचर ऑफ फोर्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, यानी एटम की डिटेल जो होती है, जो उसका क्यों होता है, जो उसका रीज़न होता है, वो उन सारे चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। फर्दर इसके आगे थॉमसन्स का एक्सपेरिमेंट हुआ। थॉमसन्स ने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था थ्रू थॉमसन्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसकी मदद से थॉमसन्स ने पाया इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल होता है जो एटम से भी छोटा होता है, ठीक है, एटम के अंदर होता है। आखिर ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था?